नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीजीटी का सिलेबस के बारे में और हम जानेंगे कि पीजीटी का सिलेबस क्या है, किस तरीके से कौन कौन टॉपिक्स को सबसे पहले प्रिपेयर करना चाहिए और पूरा सिलेबस क्या है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि पीजीटी में जितने विषय होते हैं, हर विषय का अपना अलग प्रवक्ता होता है और उसका अपना अलग पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, तो आपको सारे विषय में जिस विषय से आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं पीजीटी के लिए, उस विषय का सिलेबस पाठ्यक्रम आपको पूरा पता होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो इस क्रम में सबसे पहले हम आज बात करेंगे इतिहास के बारे में और हम जानेंगे कि इतिहास का सिलेबस क्या है, किस तरीके से इतिहास में आपको सबसे पहले कौन कौन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद में फिर हम सारे वीडियोस में आपको मल्टीपल वीडियोस मिलेंगे प्रत्येक सिलेबस के और आपको प्रत्येक विषय का सिलेबस एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो इस क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे आज इतिहास के बारे में, हिस्ट्री में। ठीक है, तो इतिहास को, जैसा हम जानते हैं कि इतिहास को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, उसके बाद में मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास। तो इतिहास के 3 मेजर पार्ट होते हैं और उसमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे, यानी सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री की, प्राचीन इतिहास की। और वहाँ पे हम बात करेंगे पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियों के बारे में कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। सबसे मेन बात यह है कि जो सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, पीजीटी के लिए, वो आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है। यानी जो जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं आपको सारा प्रिपेयर करना है। जैसे अगर हम बात करें पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियों के बारे में, तो यहाँ पे आपको पूरा पाषाण काल युग, ठीक है, मध्य पाषाण काल युग और नवपाषाण युग आपको प्रिपेयर करना है। जैसा हम लोग जानते हैं इतिहास में पाषाण काल होता है और पाषाण काल में पाषाण काल को 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? पाषाण काल को हम पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटते हैं। तो आपको वो पूरा प्रिपेयर करना है कि किस तरीके से वहाँ पे मनुष्य रहता था, किस तरीके से मनुष्य ने वहाँ पे जानवरों को पाला, किस तरीके से उसका संस्कृति थी, किस तरीके से वो गुफाओं में पेंटिंग्स वगैरह पाई गई हैं, तो कौन कौन सी गुफाओं में कहाँ कहाँ पेंटिंग्स पाई गई हैं, वो कितने प्राचीन हैं, आपको वो सब कौन कौन से जगह पे इंसान माइग्रेट करके गया था, आपको सारी उनकी प्रमुख विशेषताएं बतानी हैं। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद फिर हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, किस तरीके से वहाँ पे लोग रहते थे, किस तरीके से वहाँ पे नगर का नियोजन किया गया था और धार्मिक जीवन उनका कैसा था, किस भगवान को, किस देवता को वो मानते थे या नहीं मानते थे या सेकुलर थे, और सामाजिक जीवन उनका कैसा था। ठीक है, ये आपको पूरा प्रिपेयर करना है। उसके बाद फिर हम आएंगे वैदिक काल में। वैदिक काल में अगर हम बात करें तो वैदिक काल को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है पूर्व वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। तो आपको दोनों कालों को प्रिपेयर करना है और उसमें फिर आपको उनकी सामाजिक दशा कैसी थी, उसके बाद उनकी धार्मिक दशा कैसी थी, उसके बाद आर्थिक दशा, ठीक है, और राजनीतिक दशा, यानी आपको सोशल उनकी लाइफ कैसी थी, उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, उनकी इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी और उनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, आपको पूरा का पूरा ये प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद में फिर बात आती है धार्मिक आंदोलन की। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आपको यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में प्रिपेयर करना है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत रहते हैं। कहाँ से? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, उसके बाद आपसे फिर क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं कि भागवत धर्म क्या होता है और शैव धर्म क्या होता है। उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है हिंदू धर्म के बारे में और उसके बाद में इनके पुनर्गठन में शंकराचार्य का योगदान क्या रहा है। ठीक है, तो आपको ये पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है किस तरीके से शंकराचार्य जी ने अपना योगदान दिया है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास में ही मौर्य साम्राज्य के बारे में। यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांस बहुत रहते हैं। तो इसमें मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास क्या था, अशोक का मूल्यांकन आपको करना है, समाज और संस्कृति क्या रही। ठीक है, उसके बाद आपको फिर पढ़ना है, प्रिपेयर करना है गुप्त वंश के बारे में कि गुप्त वंश का राजनीतिक इतिहास क्या रहा, कला, धर्म, दर्शन और समाज। उसके बाद गुप्तोत्तर काल में आर्थिक
एवं सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से हुए, और ख़ासकर गुप्त वंश के अंदर कला का, ठीक है, दर्शन का किस तरीके से विकास हुआ, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद में फिर हम बात करेंगे चोल वंश के बारे में। चोल वंश में आपको राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ना है। चोल प्रशासन किस तरीके से था, उत्तर भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति क्या रही, जो 800 ईसा से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक की, ठीक है, आपको ये पूरा प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम बात करते हैं कि किस तरीके से तुर्क आक्रमण हुए, किस तरीके से भारत में तुर्कों ने अटैक किया। यहाँ पे अगर हम समझें मोटा मोटा तो आपको पढ़ना है मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया, यानी भारत में मुस्लिम आक्रमण किस तरीके से स्टार्टिंग हुई और अटैक शुरू हुए, और किस तरीके से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई और क्या क्या हुआ। तो उस क्रम में सबसे पहले आपको महमूद गजनबी के बारे में पढ़ना है कि महमूद गजनबी ने भारत में कितनी बार अटैक किया और फिर उस अटैक से क्या क्या चीज़ें सामने निकल करके आईं, आपको पूरा प्रिपेयर करना है। उसके बाद मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस तरीके से की गई, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों के बारे में आपका मूल्यांकन करना है। उसके बाद आपको इल्तुतमिश का सल्तनत, ठीक है, इल्तुतमिश का सल्तनत शासकों में स्थान कैसा था, किस तरीके से वो उसके कार्य रहे हैं। रजिया सुल्तान का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्व क्या है, ये आपको प्रिपेयर करना है। जैसा हम जानते हैं कि रजिया सुल्तान जो थी वो भारत की पहली और आखिरी महिला मुस्लिम शासक थी, ठीक है। बलबन की प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या रही हैं, बलबन का राजस्व सिद्धांत क्या रहा है, खिलजी क्रांति एवं उसका महत्व, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार क्या रहा, किस तरीके से उसने बाजार मूल्य नियंत्रण नीति को लागू किया, और भू राजस्व सुधार दक्षिण नीति, तुगलक वंश, इसमें आपको ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ना है। जीवन चरित्र एवं उपलब्धियां क्या रही हैं, ठीक है, इन लोगों की, और ख़ासकर आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ना, उसकी विभिन्न जो योजनाएं थी वो पढ़नी है। हालांकि हम जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो विभिन्न योजनाएं थी, प्लानिंग थी, वो सब फेल हो गई थी और इसी वजह से इसको पागल सुल्तान कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक का समीक्षात्मक मूल्यांकन करना है आपको, किस तरीके से उसने कौन कौन सी योजना बनाई और कैसे विफल हुई, सब कुछ। उसके बाद आपको पढ़ना है तुगलक वंश में ही फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तैमूर आक्रमण किस तरीके से हुआ और उसका प्रभाव क्या रहा, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है बहमनी राजवंश और विजयनगर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य। उसके बाद आपको पढ़ना है सैयद एवं लोदी वंश, ठीक है, और मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई। जिस तरीके से भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और उसके बाद में भारत में उदय हुआ मुगल साम्राज्य का, किस तरीके से बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, और हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब की राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा क्या थी, किस तरीके से इन लोगों ने भारत में सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विस्तार किए, किस तरीके से क्या यहाँ पे इन लोगों ने कार्य किया। उसके बाद आपको पढ़ना है मुगल साम्राज्य का पतन किस तरीके से हुआ और मराठा अभ्युदय, छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र एवं उपलब्धियां क्या रहीं। देखिए यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में यहाँ से क्वेश्चंस आना अत्यंत आवश्यक है। ज़रूर क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। आपको हमारे चैनल पर लगातार वीडियोस मिलेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इतिहास में हम पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएं, ताकि आपकी तैयारी बढ़िया से बढ़िया हो पाए और आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आएँ, ठीक है। उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा, और आप लोग सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है चैनल को, और लोगों तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे आधुनिक काल के बारे में कि आधुनिक काल में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक काल की बात करें तो यहाँ पे फिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, किस तरीके से आगमन हुआ, भारत में ब्रिटिश शासन के राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव क्या क्या रहे, सन 1857 के विद्रोह के कारण स्वरूप एवं परिणाम क्या रहे, ठीक है। उसके बाद आपको 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण तथा सामाजिक आर्थिक आंदोलन के बारे में पढ़ना है, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष,
एनी बेसेंट एवं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे मेन बात यह है कि जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, जो मेंशन है, वो आपको प्रिपेयर करना ही करना है, ठीक है। उसके अतिरिक्त आपको चीज़ें पढ़नी है, वो सब आपको वीडियो के थ्रू पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान क्या रहा, यहाँ से क्वेश्चंस आना मतलब तय है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे आधुनिक इतिहास से। किस तरीके से महात्मा गांधी जी ने अपना योगदान दिया है भारतीय स्वतंत्रता में, ठीक है। और उसके बाद आपको फिर स्वतंत्रता प्राप्ति कैसे हुई, देश का विभाजन किस तरीके से हुआ। और यहाँ पे आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी एक रेखा खींची गई थी, ठीक है, वो कब खींची गई थी, उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो ये इत्यादि क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वायसराय थे या गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, ये कौन था। उसके बाद फिर भारत, और उसके बाद का भारत सन 2000 तक, ठीक है। तो 2000 तक में कौन कौन सी मेजर एक्टिविटीज़ हैपन हुई, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करेंगे, जब हम पढ़ेंगे आधुनिक कालीन इतिहास तो हम स्टार्ट करेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले पुर्तगालियों से। सबसे पहले हम बात करेंगे पुर्तगालियों से, फिर बात करेंगे हम डच से, फिर बात करेंगे ब्रिटिशर्स से, और फिर बात करेंगे हम फ्रांसीसियों से, ठीक है। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, क्योंकि स्टार्टिंग में इन सब के बीच में युद्ध हुए और जो विजय हुआ उसने भारत पर शासन किया, वो थे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, ठीक है। तो ये था आज का इतिहास का सिलेबस, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी अदर विषय के सिलेबस के बारे में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।